कहानी गोल्ड के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए दोस्तों, सुनते हैं मृदुला बिहारी जी की लिखी कहानी किसी तट पर। दोस्तों, मृदुला बिहारी जी की कथा, उपन्यास व नाटकों की 15 चर्चित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। रंगमंच, रेडियो, एनएफडीसी तथा दूरदर्शन के लिए लगभग 50 नाटक, टेलीफिल्म एवं फीचर फिल्म लिखी है। इनके द्वारा लिखा टीवी धारावाहिक भोर को सन 2002 में अखिल भारतीय दूरदर्शन प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ धारावाहिक के रूप में सम्मानित किया गया। राजस्थान का सर्वोच्च साहित्य सम्मान मीरा पुरस्कार, झारखंड का राधा कृष्ण पुरस्कार, बिहार का नई धारा रचना सम्मान के साथ अन्य कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से अलंकृत हो चुकी हैं। इनकी अनेक रचनाओं का अंग्रेजी, उर्दू, तेलुगु, गुजराती आदि भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो आइए सुनते हैं कहानी किसी तट पर। गर्म पानी से नहाने के बाद भी पूजा के सिर का भारीपन कम नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट में जेट लैग होता ही है दीदी, रितु ने कहा। रात काफी हो गई थी। नील और निखिल ऊपर के कमरे में सोने चले गए थे। पूजा को भूख नहीं थी, पर बहन की जिद पर थोड़ा सा खा लिया। वह उसे उसके कमरे तक ले आई। आराम करो, बातें कल होंगी। उसका बिस्तर ठीक कर वह पति और बेटे के पास ऊपर चली गई। थकान से चूर पूजा बेहोशी की नींद में पहुंच गई। जब आँख खुली तो कमरे में चांदनी छिटक रही थी। वह रोमांचित हो उठी। वह अमेरिका में है, भारत में अभी दिन होगा। देर तक वह न जाने क्या क्या सोचती लेटी रही। उजाला होने लगा और ऊपर से आवाजें आने लगी। आवाजें क्रमशः बढ़ती गईं। स्कूल और ऑफिस जाने की तैयारी हो रही थी। वह भी उठ गई। रितु मानो घोड़े पर सवार आई। तुम तो एकदम रेडी हो दीदी। रात में ही नींद खुल गई थी। बॉडी क्लॉक सेट होने में 2-4 दिन लगेंगे, कहती कहती वह रसोई में आ गई। फ्रिज खोलकर खड़ी हो गई। दूध, ब्रेड आदि नाश्ते का सामान निकालने लगी। पीछे से पूजा आ गई। ऊपर से नील और निखिल भी आ गए। तुरंत फुरत नाश्ता संपन्न हुआ। घर में तूफान आया हुआ था। जाते जाते रितु ने चाय, चीनी, टीवी के रिमोट, गाइड इत्यादि सामने रख दिया। घर की चाबी देती हुई बोली, मन करे तो बाहर टहलने चली जाना। और कुछ? बाहर खड़े निखिल अधीरता से बार बार पुकार रहे थे। तेज कदमों से जाती हुई बोली, वीकेंड पर घूमने चलेंगे। ये जिस फिजा में सांस ले रहे थे, उसकी हवा में ही जैसे अधीरता थी। रेडवुड शोरस के इस घर में वह अकेली थी। घर का कोई मुकाबला नहीं। थोड़े ही समय में एक जानी पहचानी मनोवृत्तियों का घेरा बनता जा रहा था। घर की साज सज्जा अनुपम थी। ऐसा घर उसने इंटीरियर डेकोरेशन की किताबों में देखा था। कहीं छोटा सा धब्बा भी नहीं। फैमिली रूम की दीवार पर टीवी था और बुक सेल्फ में पंत प्रसाद, महादेवी वर्मा, गालिब की कविताएं। फोन की घंटी बजी तो उसने उठाया। माँ की आवाज सुनते ही मीठी अनुभूति हुई। सैन फ्रांसिस्को पहुंचने और कुशल क्षेम जानने के बाद वह अपने अभिलाषित विषय पर पहुंच गई। तुम पर उम्र का असर नहीं दिखता पूजा। दुनिया में लायक लड़कों की कमी नहीं। किसी तट पर कोई होगा जिसे तुम्हारी तलाश होगी। माँ भी ना अपनी 38 वर्षीय कुंवारी बेटी के सुखी विवाहित जीवन का सपना देखना बंद नहीं किया। उसकी ताकत यह थी कि कुछ लोगों की तरह मुझे सब कुछ चाहिए कि मांग कभी नहीं की। ज्यादा मिलना जुलना, पार्टियों में शामिल होना उसके मिजाज में नहीं। लिहाजा वह अपने आप से और अपने काम से संतुष्ट थी। नाश्ते में उसने दूध और सीरियल से काम चलाया और बाहर निकल पड़ी। थोड़ी सी ठंड लिए हवा चल रही थी। इस रिहायशी इलाके में एक तरफ झील थी, दूसरी तरफ कतारों में घर तथा बीच में चलने की कच्ची सड़क। सब जगह एक गुमशुदगी सी कैफियत तैरती थी। चलते चलते और चलने की इच्छा हुई। कोई कौतूहल उसे खींचे जा रहा था। आगे जाने पर वह एक बेंच पर बैठ गई। जून की पीली धूप पानी में घुल रही थी। उसकी निगाहें बार बार शून्य में अटक कर रह जाती, जैसे कुछ ढूंढ रही हूं।
कामयाबी के चांद तारों को छूने को मचलती ऋतु की बात ही कुछ और है। वह बेखौफ कहती, दीदी तुम्हारी कूप मंडूक जिंदगी माँ के प्रवचनों से ठस है। घर की हवा उसे कोई और ही पाठ पढ़ा रही थी, पर अमेरिका जाने का जुनून सवार था। पढ़ाई लिखाई, रुपए पैसे, पासपोर्ट वीजा की अथक भाग दौड़ के बाद उसे सफलता मिली थी। पहली बार घर छोड़ते वक्त भी वह भावुक नहीं हुई। फिर एक एक कर सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई। भगवान उसे सुखी रखें। किंतु दुनियावी कामयाबी उसके लिए कभी इतनी बड़ी नहीं बनी। मुट्ठी भर आसमान में उसका आसमान बस जाता। पापा ठहरे ऑर्डरदानी और हंसते हंसते दुनिया छोड़ गए। माँ थी कि छतनार छांव से घर आंगन शीतल करती। बड़ी बेटी के लिए कहाँ कहाँ से रिश्ते लेकर आती, पर बात बनते बनते बिगड़ जाती। ऐसे में बेचारगी का एहसास उसके काबू से बाहर हो जाता। घर से दूर जयपुर में कॉलेज की नौकरी उसके लिए दुख समेटने का नाम था। उसके श्रम का मूल्य था, उसके अस्तित्व का सम्मान था। उसने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया था। किंतु शशांक ने सारे समीकरण गड़बड़ा दिए। लगा था मुकद्दर में सितारे जड़ने जा रहे हैं। वह हर वक्त बेसब्र नजर आता। धीरज रखने की पुरानी फिलॉसफी सुनने के लिए उसके पास न वक्त था न धैर्य। उसे हमेशा नया और बेहतर चाहिए, फोन, टीवी, कंप्यूटर। उधर वह प्रतीक्षा में थी कि कब वह शादी के लिए पूछेगा। उसका पूरा वजूद हाँ कहने को आतुर था। आखिर उसने पूछ ही लिया, मुझसे प्यार करते हो ना? यह भी कोई पूछने की बात है? शशांक ने कहा। फिर तय? क्या तय? उसने वही अल्फाज दोहराया। अचानक वहां का संगीत तत्व गायब हो गया। दरअसल मुझे अपनी नहीं तुम्हारी फिक्र है। पूजा के दिल की धड़कन गड़बड़ा देने के लिए यह काफी था। उसने उससे मिलना छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद वह उसके घर आ गया। क्या यार, मिलती क्यों नहीं? मैं परेशान हो जाता हूं। तुमको देखकर मेरा दिन खुशगवार हो जाता है। स्वर में वही ट्रेडमार्क वाला माधुर्य। वह कहीं आकाश में उड़ने लगी। फिर शामें साथ बीतने लगी। माँ उससे लगातार संपर्क में रहती। वह बेटी को बोलने देती। घर लौटने के बाद भी न अतीत से छुटकारा पा रही थी न वर्तमान में जज्ब हो पा रही थी। ऑफिस से आते ही रितु ने पूछा, कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन? अच्छा रहा, पर यहाँ अकेलापन बहुत है। इस अकेलेपन से घबराकर कई छात्र इंडिया लौट जाते हैं। एक तरफ ललकारता अमेरिका और दूसरी तरफ खड़ा हिंदुस्तानी। दो कल्चर के बीच बढ़ जाता है। तब तक निखिल आ गए। हम ग्लोबल विलेज में रहते हैं रितु। अमेरिकन दिल के दोस्ताने होते हैं। ये संकरी सीमाओं में विश्वास नहीं करते। फिर यात्रा तो सच की तलाश है, सद्भाव का प्रसार है। इतना कहकर उसने यूट्यूब पर गाना चला दिया, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। पुराने फिल्मी गाने का जवाब नहीं, निखिल ने कहा। दूसरे दिन सुबह वही हंगामा, अपनी अपनी मंजिल पर जाने का उतावलापन। उनके जाने के बाद पूजा ने घर के कुछ काम निपटाए और कुछ अपने। फिर चल पड़ी उसी राह पर, उसी बेंच पर बैठ गई। छोटे छोटे पौधे आशा निराशा से परे हवा से हिल रहे थे। 3 साल बीत गए। शशांक और उसके बीच कोई संपर्क नहीं। सारे आंसू जल चुके, आंखें भी साफ हो गई, पर दिल तो धड़कता है। देखो पूजा, प्रेम में शर्तें नहीं, समर्पण होता है। शादी कर लो, फिर तुम जो चाहोगे वही करूंगी। ऐसी बातचीत में वह तुरंत गियर बदल देता। प्लीज इस खूबसूरत शाम को इन बातों में मत गवा दो। शशांक का आना जाना बिल्डिंग वालों को पसंद नहीं था। लोग उसे शादी कर लेने की सलाह देते। माँ फोन करती। वह समझ जाती कि माँ क्या पूछना चाह रही है। माँ भी समझ जाती कि बेटी क्या छुपा रही है। उसकी तंद्रा तब टूटी जब किसी ने खालिस अमेरिकी अंग्रेजी में पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जी जरूर। वह थोड़ी और जगह बनाती एक और सरक गई। थैंक यू। उस आदमी का रंग इतना हल्का था कि जगह जगह नीचे की हरी नसें दिख रही थीं। आई एम डेरेक। सूनी आंखें जिन पर चश्मा था पल भर के लिए चमकी। माई सेल्फ पूजा। इंडियंस पसंद है मुझे। वह मुस्कुराई। यानी आप इंडियन से मिलते हैं? हाँ।
पास ही की इमारत को दिखाते हुए उसने कहा, मैं इसी होटल में मैनेजर हूँ। यहाँ इंडियंस ठहरते हैं। पास ही ओरेकल मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी ब्रांच इंडिया में है, इसलिए यहाँ इंडियंस का आना जाना लगा रहता है। पल भर रुककर बोला, आपके देश के लोग बहुत मेहनती होते हैं और महत्वाकांक्षी भी। सिलिकॉन वैली में अधिकांश वहीं के हैं। यह देश भी तो अवसरों का है, यहाँ ऐशो आराम की चीजें हैं तो, लेकिन उससे भोग की इच्छा बढ़ती जाती है। मनी एंड पोजेशन आर नॉट इम्पॉर्टेंट। मॉरलिटी और मेटीरियलिज्म का बैलेंस चाहिए। थोड़े में भी खुश रहने वाली जिंदगी में खुशबू बहुत होती है। डेरेक में अदब भी था और सौम्यता भी, पर उसकी अमेरिकी अंग्रेजी समझने में उसे थोड़ी कठिनाई हो रही थी। यह समझकर वह धीरे बोलने लगा, इसलिए यहाँ योग पॉपुलर हो रहा है। आप दूसरे के संपर्क में आते हैं तभी खुद को समझते हैं। पूजा उसके साथ सहज महसूस कर रही थी, जबकि उसके लिए यह सहजता अस्वाभाविक थी। अचानक फुहारें पड़ने लगी और दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। अब यह नित्य का क्रम बन गया। आज जब वहां पहुंची तो वह पहले से वहां आया हुआ था। उसे देखकर मुस्कुराया। इस मुस्कान में अनकही आत्मीयता जताने का अंदाज था। आसपास की हवा भी हंसती सी लगी। जगह सुनसान थी, पर थोड़ी चुहल भी थी। बातें देश परदेश से होते हुए व्यक्तिगत होने लगीं। झिझक मिटती जा रही थी। डेरेक कुंवारा था। 2-3 बार लिव इन रिश्ते में रह चुका था। उसने सोचा, हे भगवान, वह किस अजनबी से दोस्ती बढ़ा रही है, किंतु अभी वह किसी स्पष्टीकरण की दलदल में घुसना नहीं चाहती थी। डेरेक ने घड़ी देखी और उठ खड़ा हुआ। वह चला गया, पर उसकी सुगंध सब जगह थी। कोई जल तरंग उसके मन को तृप्त कर रहा था। वह सोचने लगी, अधीरता शशांक की लत बन गई थी। डेरेक ने घड़ी देखी और उठ खड़ा हुआ। वह चला गया, पर उसकी सुगंध सब जगह थी। कोई जल तरंग उसके मन को तृप्त कर रहा था। वह सोचने लगी, अधीरता शशांक की लत बन गई थी। उसकी नौकरी अनिश्चितताओं से बंधी थी। उससे स्थायी नौकरी के लिए कहती तो जवाब देता कि वह किसी एक जगह एक तरह के लोगों के बीच नहीं रह सकता। उसके सवालों का कभी संतोषजनक उत्तर नहीं देता। उसने कहा, तुमसे कुछ कहना चाहती हूं, एक सच। वह खामोश हो गया। कई दिनों तक कोई संपर्क नहीं। अचानक एक शाम फोन आया। उसका सुर कुछ अलग था। उसे बड़ौदा में नौकरी मिल गई है और वह नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है। अदरवाइज मत लेना पूजा। अब तक तुम मुझे समझ गई होगी। उसे ऐसी स्त्री का साथ चाहिए जो प्रेमिका तो हो, पत्नी नहीं। अपना जीवन बिना किसी बंधन के जीना चाहता था। वह रात बहुत भारी होकर उतरी थी। उसने खुद को उस मन स्थिति से निकाला। ऐसे आदमी के लिए क्या अफसोस जो उसका था ही नहीं। अपने ढंग से जीने का साहस उसके अवचेतन में पनपने लगा। नया आत्मविश्वास आने लगा। उसका संसार नहीं बदला, लेकिन वह पहले जैसी नहीं रही। पढ़ाते समय उसकी मनोवृत्ति होती, सर्वोत्कृष्ट से तनिक भी कम नहीं। छात्राओं को अंदर से बाहर विकसित करती। स्वयं पर आग्रह करो, दूसरों की नकल मत करो। जो तुम्हारे लिए स्वाभाविक नहीं, वह तुम्हें अच्छाई की ओर नहीं ले जाएगा। ऋतु के आते ही वह अपना व्यक्तित्व बखूबी बदल लेती। नील को बबूगोशा कहकर बुलाती। वे दोनों कागज की कश्ती बनाकर पानी में छोड़ते या कागजी हवाई जहाज उड़ाते। कुछ न कुछ करते रहना उनका शगल था। नील उसके साथ जीवन को पहचान रहा था। अगले दिन जब वह झील किनारे पहुंची तो वह ध्यान की मुद्रा में था। इतना एकाग्र होकर क्या सोच रहे हैं? धैर्य रखना। मतलब? आज अधीरता इतनी हो गई है कि धैर्य कोई समझना नहीं चाहता। हमें कुछ भी संतुष्ट नहीं करता। हम लगातार और की मांग करते हैं, क्योंकि मांग हमारे डीएनए में आ गई है। यह तो है, किसी काम को सही तरीके से करने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। यह हमें टॉलरेंस सिखाता है। अब अनुभव का मोल नहीं। गैजेट्स इतनी रफ्तार से आसान होते जा रहे हैं कि हमारा हुनर सिकुड़ता जा रहा है। कोई यूलिसिस उपन्यास पढ़ने को तैयार नहीं। टॉलस्टॉय का वॉर एंड पीस आउट ऑफ प्रिंट है। जिंदगी कंप्यूटर में सिमट गई है। जीवन ऐसा बदला कि उसमें गहराई नहीं, अपने तक पहुंचने का रास्ता नहीं। हम महज एक उपभोक्ता हैं
हमें जिंदगी को नए सिरे से खोजना होगा। नजदीकियां बढ़ने लगी थीं, पर उस जश्न को दोनों ने दबाए रखा। अगले दिन जब वह आई तो उसने चॉकलेट का एक पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया। थैंक यू लेते हुए यह सोच में पड़ गई, ये किस मुकाम पर आ गई वह। उसने अपने मोबाइल का नंबर देते हुए कहा, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। उसके चेहरे पर लाली दौड़ गई। उस जादुई पकड़ में वह फंस गई। नंबर तो उसने अपने मोबाइल में फीड कर लिया, किंतु लगा कि वह किस नियम के विरुद्ध जा रही है। घर लौटकर एक अपराध बोध सालने लगा, लेकिन सच्चाई स्वच्छंद होने लगी थी। बात दिल फरेब थी, न यकीन आने वाली, मगर यकीन हो रहा था। उसका साथ पहले जितना सरल ज्ञात हुआ था, अब उतना ही कठिन होने लगा। बचपन से वह कोमल और गर्वीली थी। जिंदगी में कितनी बार खोने का शिद्दत से एहसास हुआ था। अब और शिकस्त खाना मंजूर नहीं। कयामत भी आ जाए तब भी वह किसी से प्यार नहीं करेगी। वह ध्यान योग से खुद को साधने लगी। बहन का आत्मलीन चेहरा देख ऋतु ने पूछा, तुम बदली बदली लग रही हो, कहीं शशांक फिर से तो नहीं आ गया तुम्हारी जिंदगी में? परिहास के स्वर में फिर स्वयं बोली, यहाँ प्राइवेसी बड़ा मुद्दा है, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। बहन से सब कैसे कह दे, भाषा में इतना बूता नहीं। जो मन पर बीती को उसी तरह कह दे। उसका चेहरा करुण हो आया। अगले दिन उसी राह पर चलते हुए वह विचलित हो रही थी। डेरिक उसी के इंतजार में था। उसे देखते ही उसकी आंखों में बसंती डोरे लहराने लगे। स्वाभाविक भाव छिपाए जाने पर भी नहीं छिप रहे थे। पूजा के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसका सांवलापन उस पर जच रहा था, लेकिन उसके सौंदर्य का रहस्य था उसकी सरलता। डेरेक ने पूछा, इंडिया की लड़कियां कैसी होती हैं? क्या मतलब? डेट्स या मौज मस्ती के लिए बाहर नहीं जाती? बड़े शहरों में ऐसा होता है, पर छोटे शहरों में नहीं। तुम्हें ऐतराज न हो तो क्या वीकेंड पर हम ड्राइव पर जा सकते हैं? वह आत्म सजग हो गई। अगर सहमति हो तो, वरना मैं मैसेज कर दूंगी, आपका नंबर है मेरे पास। वह समझ गया कि फैसले के लिए वक्त चाहिए। घर आकर उसके बारे में सोचना बंद नहीं हुआ। ऋतु, निखिल, नील के आते ही चहल पहल हो गई। नील ने आते ही मौसी से हलवे की फरमाइश की। अभी बनाती हूं मेरे बबू गोशा। बबू गोशा सुनकर वह हंस पड़ा। उसकी जिद, उसका मचलना, उसका बालपन पूजा को खूब भाता। वह अविलंब सूजी, घी, चीनी जुटाने लगी। थोड़ी ही देर में हलवे की महक फैल गई। नील और निखिल नीचे आए और हलवा लेकर वापस ऊपर चले गए। नील को होमवर्क करना था। रितु ने कहा, इस वीकेंड मेसी चलेंगे, वहां से माँ के लिए गिफ्ट और तुम्हारे लिए कुछ अमेरिकन ड्रेस खरीदेंगे। ना बाबा, यहाँ के ऊटपटांग कपड़े मैं नहीं पहनूंगी। वह बहन को बताना चाहती थी वह सच जो उसे परेशान कर रहा था। रितु, तुमसे कुछ कहना है। क्या? रितु सोच में पड़ गई। प्लीज सस्पेंस मत क्रिएट करो, वह बेसब्री से बोली। झिझकना उसे अर्थहीन लगा। अपनी स्थिति को संभालते हुए वह बहन को एक सिरे से बताने लगी। वेट वेट, कहीं उसका नाम डेरेक तो नहीं? हाँ डेरेक है। तुमको कैसे पता? लगभग 40-42 की उम्र, होटल का मैनेजर। हाँ वही। माई गॉड, मैं जानती हूँ। हम यहाँ नए नए आए थे, 2-3 महीने उसी होटल में ठहरे थे। वह भला इंसान है, उसके साथ जा सकती हो। इट्स योर लाइफ। उसे अच्छा लगा कि उसकी झेपू बहन अपनी हदबंदियों से बाहर जा रही है। पूजा को मैसेज करते एहसास हुआ कि वह खुद भी उसके साथ जाना चाहती थी। अगले ही पल उसका मैसेज आ गया, मिलने के समय और स्थान के साथ। शुक्रवार को वह आ गया। पूजा उसकी कार में बैठ गई। उसने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? उसकी आवाज में एक शर्मीली परत हमेशा मौजूद रहती। नोवेयर। यह तो कोई पता नहीं हुआ। दोनों चल पड़े, जैसे मुक्त आकाश में उड़ते पंछी। न कोई सतर्कता, न भावातिरेक, न अहम भाव। दोनों खामोश, खामोशी को सुनते हुए। कार प्रशांत महासागर के किसी तट पर रुकी। दोनों तट पर खड़े, दूर क्षितिज पर धरती और आकाश का मिलना देख रहे थे। ठंडी हवाएं चल रही थीं। एक नए जीवन का साक्षात्कार हो रहा था। यह पल उनकी चेतना का हिस्सा बनता जा रहा था। कभी न लौटने वाला पल बीत रहा था। यहाँ होना अजीबोगरीब था, फिर भी रोमांचक। वे लौट आए। डेरेक के जाने के बाद लगा कि इसमें डरने जैसी तो कोई बात ही नहीं थी।
मन के द्वंद से कुछ हद तक मुक्त हो गई। रितु और निखिल देर तक टीवी देखते रहे। दूसरे दिन देर से उठे, वे घूमने निकले। गोल्डन गेट ब्रिज जाएं या 31 पियर, इटालियन खाना या थाई फूड, हर चुनाव पर पति पत्नी में नोक-झोंक। नील के मन में उठते सवाल, यह क्या है, यह क्यों है? खाना पीना, खेल तमाशों, क्रय विक्रय, भीड़ भाड़ में शनिवार रविवार संपन्न हुआ। दोनों दिन थका देने वाला था। अगले 4-5 दिन वह टहलने नहीं गई। अपने कंप्यूटर पर काम करती रही। बीच बीच में खिड़की के बाहर प्राकृतिक सौंदर्य को निहार लेती। उसके भीतर का आलोचक उस पर अंकुश लगा रहा था। वह दो विरोधी शक्तियों के अंतर्द्वंद में थी। क्षणिक संतोष के लिए अपनी मानसिक शांति दांव पर लगा देने में कोई तुक नहीं। तभी डेरेक का ईमेल आया, क्या बुधवार को मेरे साथ डिनर पर चल सकती हो? वह क्या जवाब दे? इस आमंत्रण से एक नई स्थिति पैदा हो गई। वह दुविधा में पड़ गई। दिमाग सोच रहा था, दिल धड़क रहा था। रितु आई तो उसने डेरेक का ईमेल दिखा दिया। उसने तुरंत फैसला लिया और आवाज देकर निखिल से कहा, मैं दीदी के साथ 9 भील जा रही हूँ ग्रोसरी लेने। नील का ध्यान रखना। जब वे मार्केट प्लेस पहुंची तो 9 भील न जाकर रितु पास ही एक रेस्तरां में 2 कॉफी लेकर बैठ गई। लोग आ जा रहे थे। आसमान धूसर और ठंडा था। दीदी, प्रेम की शुरुआत खुद से होती है। डेरेक को अपना बनाओ या उसी का हो जाओ। अचानक यह सुन पूजा ताज्जुब में पड़ गई। क्या कह रही हो? वह गंभीर थी। मेरी बात मानो, साल भर की छुट्टी पर यहाँ आ जाओ। बर्कले या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी योग्यता के आधार पर निःशुल्क सेवाएं दे सकती हो। लेकिन क्यों? यहाँ तुमको लोगों से तालमेल बैठाने का अवसर मिलेगा। तुम्हारे सेटल होने से माँ की तकलीफें खत्म हो जाएंगी। तुम्हारा यह कदम उनके लिए संजीवनी साबित होगा। वह इस तरह चुप थी मानो इन बातों से उसका कोई लेना देना नहीं। रितु, ऐसे फैसले से बचना चाहिए। फिर इस माया में नहीं फंसना मुझे। इसी माया पर संसार की रचना हुई है। ऐसे एहसास जिंदगी में एक आध बार होते हैं। डेरेक भरोसे के लायक है। रितु कभी दुविधा में नहीं पड़ती। कहाँ वह अमेरिकी, मैं हिंदुस्तानी। मैं नहीं सोचती कि सोच समझकर प्यार होता भी नहीं है। प्यार किसी नियम को नहीं मानता, क्योंकि प्रेमी के पास मन की आंखें होती हैं। यह दो के आपस का मामला है। इंडिया अमेरिका से इसका कोई मतलब नहीं। तुम ग्रोसरी लेने आई थी ना? मेरे सवालों से बचने की कोशिश मत करो। लोग क्या कहेंगे, निखिल क्या सोचेंगे? वी शुड मैरी टू प्लीज आवर सेल्स, नॉट अदर पीपल। धीरे धीरे सांझ उतर रही थी। वह उठ खड़ी हुई। तुम कल डेरेक के साथ जा रही हो। वैसे अपने फैसले के लिए तुम समझदार भी हो और आजाद भी, दृढ़ स्वर में कहती वह 9 भील की ओर चल पड़ी। अगले बुधवार को वह डेरेक के साथ रूबी रंगून रेस्तरां में बैठी थी। सहभागिता के सुखद एहसास के साथ उसने सोचा, यह इंसान उसके कितना करीब आ गया। डेरेक ने उसकी पसंद जानकर ऑर्डर प्लेस किया। उसके लिए कॉकलेट जूस, अपने लिए ठंडी बियर और हल्का खाना। उसके चेहरे पर संशय था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करे, पर इन चंद लम्हों की स्थिरता में एक सुख था। लिव इन रिश्ते चल पड़े हैं। आप शरीर से भले ही जुड़ जाएं, पर भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ पाते। किसी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना भी तो कष्टदायी होता है। मैं अपनी और दूसरों की भावना की कद्र करती हूँ। प्रेम के लिए प्रेम के योग्य होना होता है, पर अब तो प्रेम का स्वरूप ही बदल गया है। जूलियट को रोमियो से बिछड़ने का कोई गम नहीं होता। अब तो विवाह नाम की संस्था ही अपना अस्तित्व खो रही है। पर जिंदगी तो पूर्णता की मोहताज है। यह संस्था कभी अपना अस्तित्व नहीं खो सकती। यह संतान को उसकी कानूनी पहचान देती है। लिव इन रिश्ते समुद्र तट पर रेत के घरौंदों की तरह होते हैं। समय की एक लहर उन्हें तोड़ देती है। वह जो कह रहा था वह उतना मायने नहीं रखता जितना उन शब्दों में लिपटा अर्थ। दोनों अपने भीतर घटित होते सत्य में घुल रहे थे। यह मौन किसी सुख का परिचायक था जिसकी तलाश में दोनों थे। वापस कब जा रही हो? अगले हफ्ते। उसके चेहरे पर आशा आकांक्षा के भाव तैर रहे थे। अब चलें? पूजा ने कहा। किन किन रास्तों को पार करते, क्या क्या देखते वह घर आ पहुंचे। डेरेक अपनी कार से टिककर खड़ा हो गया। उसके गले में कितने ही प्रश्न अटके थे। वह हंसा।
उस हंसी का प्रभाव उसके चेहरे पर देर तक बना रहा। अकस्मात पूजा ने अपने होठों पर भीगे होठों का लम्स महसूस किया। जिस त्वरा से यह घटित हुआ उसी त्वरा से वह कार में बैठकर ओझल हो गया। उसकी सम्मोहक गंध उसने अपने चारों ओर लिपटी महसूस की। किसी के आ जाने के खौफ से इधर उधर देखा। उसके चेहरे से ऋतु समझ गई कि वह किसी तूफान से गुजरकर लौटी है। पूजा में अभी हकीकत झेलने की हिम्मत नहीं थी। अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया। जाने किस प्रेरणा से शीशा देखा। वह दृश्य उसके दिमाग में कौंध गया। बिना किसी सपने के नींद में जाने से पहले उसने सोचा, मिक तृष्णा से सुख वसूलने की आदत नहीं उसकी। इस यात्रा वृतांत का यह अधूरा सच है। सच की कहानी नहीं होती, केवल इतिहास होता है। अब डेरेक से न मिलना न मिलने की कोशिश। गुड बाय डेरेक। वापस लौटने के दिन उसका बबूगोशा खूब रोया। वह भी रोई। एयरपोर्ट की गहमा गहमी, बोर्डिंग पास, बैगेज, एक्सरे की प्रक्रिया को पार कर लंबी यात्रा के बाद वह दिल्ली लौट आई। फिर अपने शहर, अपने घर। ये 1.25 महीने निराले बीते। जिंदगी पुराने ढर्रे पर चल पड़ी। कॉलेज से लौट रही थी, देखा दूर आसमान में 2 परिंदे अपने घोंसले की तरफ परवाज कर रहे थे। उसे लगा घोंसले पहुंचने पर होगा संपूर्ण प्रेम, सृजन और आनंद। डेरेक उसकी जिंदगी से चला गया था, पर सब खत्म होने के बाद भी कुछ शेष था, जैसे पलकों के खुलने पर नींद की खुमारी। असलियत इसमें नहीं थी जो वह कहता था, बल्कि सच्चाई इसमें थी जो वह चाह कर भी नहीं कह पाता था। उसके धड़कते दिल को भी तन्हाई गवारा न थी। भीतर छुपी कस्तूरी उसे बेचैन कर देती। अब उसे लग रहा था कि उसने खुद को धोखे में रखा। रात को वह टीवी देख रही थी। अचानक उसे गर्मी लगी। उठकर उसने खिड़की खोली। कमरा ठंडी हवाओं से भर गया। बाहर दरवाजे की घंटी बजी। किवाड़ खोलते समय उसने कई संभावनाओं पर सोचा, सिवाय उसके जो बाहर था। दरवाजा खुला तो भावनाएं अपनी हदें लांघती उफान पर आ गईं। डेरेक, वह खड़ा था अपने स्थायी भाव के अनुरूप, निगाहों से टोह लेता हुआ। इस पल समस्त सृष्टि ठहर गई। ईश्वर भी इस नजारे को देख रहा था। अभी आप सुन रहे थे मृदुला बिहारी जी की लिखी कहानी किसी तट पर। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।